तारिक भद्द की आवाज़ से सर्च लाइट वाले स्टैंड के करीब जा गिरा। इसके साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई थी। अच्छी खासी चोट आने के बावजूद उसने अपने हवास कायम रखे हुए थे। उसने रत्तूमल को सलीम की जानिब बढ़ते देखा तो बड़ी फुर्ती से काम लेते हुए अपनी जगह से लेटे ही लेटे लौट लगाई। उसका एक पैर पूरी कुव्वत से सर्च लाइट वाले स्टैंड पर जा लगा। स्टैंड उलट गया। लाइट नीचे गिरते ही चकनाचूर हो गई और इसके साथ ही तारिक की छा गई। स्टैंड को लात मारने के बाद तारिक अपनी जगह पर रुका नहीं। वो लौट लगाता हुआ वहाँ से कई फुट दूर निकल गया था। ये फुर्ती उसके काम आ गई थी। अगरचे वो अपनी जगह पर रहता तो उसका जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका होता। तारीकी होते ही कई राइफलें बैक वक्त चल उठी थीं। कमरे में बमला की चीख के साथ ही गनमैनों का शोर और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पकड़ो, जाने ना पाएं, दरवाज़ा कवर करो, जल्दी भागो। बमला चीख चीख कर तारीकी में अपने आदमियों को अहकामात जारी कर रही थी और उसके आदमी बदहवासी में तारीकी में दौड़ते हुए आपस ही में टकरा रहे थे। बाज़ ने एक दूसरे को सलीम या तारिक समझकर गिरफ्त में लेकर एक दूसरे की पिटाई भी कर डाली थी, लेकिन फिर एक दूसरे की आवाज़ पहचान कर छोड़ दिया था। जिस वक्त लाइट वाला स्टैंड गिरा उस वक्त देव कामर रत्तूमल का हाथ सलीम की गर्दन से चंद इंच के फासले पर था। वो उसकी गर्दन गिरफ्त में लेना ही चाहता था कि तारीकी फैल गई। सलीम बड़ी फुर्ती से नीचे झुककर एक तरफ हट गया। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ने की हमाकत नहीं की थी, बल्कि वो उछलकर दीवार के साथ जा लगा और आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ बमला खड़ी थी। अब तक की सूरत हाल से सलीम को ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि इन लोगों का ताल्लुक इंटेलिजेंस से था और बमला ही इस पार्टी की लीडर है। वो दीवार के साथ दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। उसके अंदाजे के मुताबिक अब तक 8 आदमी दौड़ते हुए दरवाजे के रास्ते बाहर निकल चुके थे और बाकी 4 अभी तक कमरे में थे, जो चीख चीख कर एक दूसरे को अपनी मौजूदगी से आगाह कर रहे थे। पिछली खिड़की का ख्याल रखना, वो इस तरफ से निकलने की कोशिश ना करें। तारीकी में बमला की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। सलीम अपनी जगह पर रुक गया। बमला की आवाज़ उसके बाएं तरफ चंद फुट के फासले पर उभरी थी। वो तारीकी में चारों तरफ घूरने लगा। एक जगह उसे निहायत मदम सा उजाला महसूस हुआ। वो गालबन खिड़की थी जहाँ से सितारों का ये उजाला नज़र आ रहा था। खिड़की काफ़ी ऊंची थी। अगर नीचे होती तो यकीनन बाहर की रोशनियां भी दिखाई दे जाती। इस कमरे से बाहर भी शोर और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बमला के आदमी उन्हें बाहर खंडर में तलाश कर रहे थे। बमला ने एक बार फिर चीख कर अपने किसी आदमी को टॉर्च जलाने का हुक्म दिया। सलीम उस वक़्त बमला के पीछे सिर्फ 3 कदम के फासले पर पहुंच चुका था। तारिक दीवार के साथ लेटा हुआ था। सितारों की रोशनी के पस मंज़र में खिड़की का हयूला उसने भी देख लिया था और वो गैर महसूस अंदाज में रेंगता हुआ उसी तरफ बढ़ रहा था। खिड़की में कोई चौखट या फ्रेम वगैरह नहीं था। वो सोच रहा था अगर खिड़की तक पहुंच जाए तो उछल कर आसानी से बाहर निकल सकेगा। सलीम के बारे में उसे परेशानी नहीं थी। सलीम इस दरवाजे के करीब था और उसे यकीन था कि वो कमरे से निकल चुका होगा। तारिक रेंगता हुआ खिड़की से चंद फुट के फासले पर पहुंच गया। उसी वक्त बमला की आवाज़ सुनाई दी, जिसने अपने आदमियों को खिड़की की निगरानी का हुक्म दिया था। इसके चंद सेकंड बाद उसने एक हयूले को खिड़की के करीब देख लिया था। तारिक निहायत मुतात अंदाज में रेंगता हुआ कुछ और आगे बढ़ गया। अब वो उस हयूले से सिर्फ 2 कदम के फासले पर था। उसने अपना सांस तक रोक रखा था और फिर दफातन वो अपनी जगह से उछला और उस हयूले की टांगों से टकरा गया। वो आदमी अपने करीब तारिक की मौजूदगी से कितई बेखबर था और जब तारिक उसकी टांगों से टकराया तो उस आदमी के मुंह से ना सिर्फ चीख निकल गई बल्कि बदहवासी में राइफल का ट्रिगर भी दब गया। कमरा फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठा। तारिक बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपनी जगह से उठ गया। उस शख्स को संभलने का मौका दिए बगैर पीछे से उसकी गर्दन पर चोक होल्ड लगा दिया। उस शख्स को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन आनी शिकंजे में कसी जा रही हो। तारिक के बाजू की हड्डी का दबाव उसके नरखरे पर बढ़ता जा रहा था। राइफल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर चुकी थी। उसकी चीख और फायरिंग के जवाब में कमरे में उसके एक और साथी ने खिड़की की तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलियां सनसनाहट की आवाज़ पैदा करती हुई खिड़की से बाहर निकल गईं। एक गोली तारिक के सर से चंद इंच के ऊपर से दीवार में पैवस्त हो गई। उसी लम्हे बमला की चीख सुनाई दी। सलीम ने मौका पाकर बमला को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसने भी पूछ से बमला की गर्दन पर चोक होल्ड लगा लिया था। बमला की चीख भी हलक में दबकर रह गई थी। क्या हुआ बमला जी, क्या बात है? तारिकी में उसके एक साथी ने पूछा।
तुम्हारी बमला देवी मेरे कब्जे में है, अगर किसी ने फायर किया तो उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, सलीम ने चीख कर कहा। फिर बमला से मुखातिब हुआ, इनसे कहो हथियार फेंक दें, बसूरत दीगर ये खंडर तुम्हारा मकबरा बन जाएगा। बीरू, परमानंद, दुर्गा, तुम लोग जहाँ कहीं भी हो हथियार फेंक दो। बमला के हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ निकल रही थी। कमरे में 3 राइफलें फेंके जाने की आवाज़ सुनाई दी। चौथा आदमी तारिक के शिकंजे में था। तारिक ने उसे एक तरफ धकेलकर बड़ी फुर्ती से ज़मीन से उसकी राइफ़ल उठा ली। तारिक, कहाँ हो तुम? क्या तुम कमरे में मौजूद हो? सलीम ने आवाज़ लगाई। मैं यहाँ हूँ, खिड़की के पास। एक राइफ़ल मेरे कब्ज़े में आ चुकी है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तारिक ने जवाब दिया और दौड़कर सलीम के पास पहुँच गया। कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, तारिक ने चीखकर कहा और इसके साथ ही छत की तरफ फायर कर दिया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। सलीम ने बदस्तूर बमला को दबोई रखा था। उसके पीछे तारिक था, जो राइफ़ल संभाले उससे पीठ मिलाए उल्टे कदमों चल रहा था। अपने आदमियों से कहो जहाँ हैं वहीं खड़े रहें, अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, सलीम ने बमला से कहा। बमला ने चीख कर एक बार फिर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो अपनी अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़े रहें। वो बमला की आड़ में तारीख गुलाम गर्दिश में चलते रहे। तारीकी में उन पर किसी तरफ से भी हमला हो सकता था, लेकिन बमला उनके कब्ज़े में थी और उन्हें उम्मीद थी कि बमला के आदमी कोई हमाकत करके उसकी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डालेंगे। बाबू महफूज के बारे में तुमने क्या सोचा है? तारिक ने चलते चलते सलीम से पूछा। तुमने शायद अच्छी तरह नहीं देखा, वो बेहोश था, उसे साथ ले जाना मुमकिन नहीं। वैसे मुझे यकीन है ये लोग बाबू महफूज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि बमला हमारे कब्ज़े में है, सलीम ने जवाब दिया। वो इमारत से बाहर निकलकर सड़ान के करीब पहुंच गए। सलीम तो बमला को लेकर पिछली सीट में धंस गया। उसने बमला को इस तरह दबोई रखा था कि वो अपनी जगह से हरकत ना कर सके, जबकि तारिक स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। कार स्टार्ट होने की आवाज़ तारिक सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी। तारिक ने उसे एक ज़बरदस्त झटके से आगे बढ़ा दिया। खंडर से निकलने के बाद तकरीबन 50 गज का कच्चा रास्ता तय करने के बाद वो एक नीम कुशादा पुख्ता सड़क पर आ गए। बमला के आदमियों ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था, जिसका एक मतलब ये भी था कि बमला उनके लिए खासी अहम थी और वो उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना चाहते थे। कहाँ चलना है? सलीम ने पूछा। दिल्ली में मेरा एक दोस्त भी रहता है, कॉलेज में वो मेरे साथ श्रीनगर में पढ़ता था। तालीम ख़त्म करके वो दिल्ली आ गया। यहाँ उसने छोटा सा कारोबार शुरू कर रखा है। 1 साल पहले तक हम में ख़त्तो किताबत थी, फिर ये भी सिलसिला बंद हो गया। मुझे उसके मकान का पता याद है, हम वहीं चल रहे हैं। सबसे पहले इस हसीना के जहन से ये बात निकालना ज़रूरी है कि बाबू महफूज या इसके किसी खुफिया मिशन से हमारा कोई ताल्लुक़ है। हम तो यहाँ रोज़गार की तलाश में आए हैं और बाबू महफूज को अपना हमदर्द समझकर उससे रब्ता कायम किया था, तारिक ने जवाब दिया और गाड़ी एक सड़क पर मोड़ दी। तुम इसे ज़रा नीचे दबाए रखो ताकि ये रास्ता ना देख सके। अगर रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो क्या होगा? ये तो हमें फंसा देगी, सलीम बोला। ये ऐसा नहीं करेगी, तारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर पुलिस की किसी गश्ती पार्टी से सामना हो भी गया तो निबर लेंगे। खंडर में इसके आदमियों के पास ट्रांसमीटर वगैरह ज़रूर होगा और मेरा ख्याल है हमारे फरार की इतला पुलिस को मिल चुकी होगी। मुझे यकीन है पूरे शहर की पुलिस चौकस हो गई होगी, सलीम ने एक और खदशे का इज़हार किया। ऐसी सूरत में ये नागिन हसीना हमारी ढाल का काम देगी, तारिक मुस्कुराने लगा। सूडान हुमायूं के मकबरे के ऊपर से घूमकर मुतअद्दिद सड़कें अबूर करके लोधी रोड पर आ गई। मकबरे के करीब वो रेस कोर्स की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गए। उस सड़क पर उन्होंने अभी सिर्फ 2 फरलांग का फासला तय किया होगा कि एक मोड़ पर अचानक ही एक भारी ट्रक सामने आ गया। ट्रक की रफ्तार खासी तेज़ थी। तारिक ने सूडान को साइड पर लेने की कोशिश की, मगर ट्रक सर पर पहुंच चुका था। ट्रक ने सूडान के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी। सूडान लहराती हुई सड़क से उतरकर एक दरख्त से टकरा गई। तारिक का सर विंड स्क्रीन से टकरा गया। उसे अपनी पेशानी पर गर्म स्याल सा बहता हुआ महसूस हुआ। उसने छूकर देखा, शीशा लगने से उसकी पेशानी की खाल फट गई थी। गनीमत था कि ज़ख़म ज़्यादा गहरा नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा, सलीम सीटों के दरमियान फंसा हुआ था और बमला उसके नीचे दबी हुई थी। आगे वाली पैसेंजर सीट पीछे की तरफ घूम गई थी। सलीम तो किसी न किसी तरह निकल आया, लेकिन बमला फंस कर रह गई थी। वो बेहिस्सो हरकत थी। सलीम ने उसे टटोल कर देखा, वो बेहोश हो चुकी थी। ट्रक रुका नहीं था। तारिक बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। ये बेहोश हो गई है, सलीम ने कहा।
लानत भेजो इस पर, बाहर आ जाओ, हमें कम से कम 1 मील और आगे जाना है, तारिक ने जवाब दिया। सलीम भी बाहर आ गया। वो दोनों एक तरफ दौड़ने लगे। वो कम से कम वक्त में इस जगह से ज़्यादा दूर निकल जाना चाहते थे। रात आधी बीत चुकी थी और अगर वाकई उनकी तलाश शुरू हो चुकी थी तो वो किसी भी वक्त घेरे में आ सकते थे। तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद वो रेस कोर्स के करीब एक छोटी सी सड़क पर मुड़ गए। ये दौलतमंद तबके का इलाका था और यहाँ आलीशान बंगले बने हुए थे। ये सड़क वीरान थी। इस किस्म के इलाके आमतौर पर रात 9-10 बजे के करीब वीरान हो जाते हैं। दौलतमंदों को ज़्यादा खौफ रहता है, वो जल्दी घरों में बंद होकर बैठ जाते हैं और इस वक्त तो यूं भी रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। तारिक बंगलों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी पेशानी से खून रिस रहा था जिसे वो बार बार रुमाल से पूछ रहा था। तुम इस तरफ कभी आई नहीं, बंगले तक कैसे पहुंचोगे? सलीम ने पूछा। तुम्हें याद होगा परसों मैंने टेलीफोन पर पांडे नामी एक शख्स से बात की थी, तारिक ने कहा। मुझे अच्छी तरह याद है, मगर वो तो हिंदू है, हमें कैसे पनाह देगा? सलीम कहने लगा। जब मुझे इस मिशन पर जाने के अहकामात मिले थे तो 2-3 ऐसे ठिकानों का पता समझा दिया गया था यहाँ हम हंगामी सूरत हाल में पनाह ले सकें। बाबू महफूज हमारा पहला राब्ता था। इस मिशन के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। उसे भी किसी और से हिदायत लेनी थी। वो शख्स कौन है और मिशन क्या है ये मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे समझा दिया गया था कि किसी हंगामी सूरत हाल के तहत कहाँ कहाँ पनाह ली जा सकती है और पांडे उनमें से एक है, तारिक ने जवाब दिया। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि एक हिंदू अपनी कौम के खिलाफ हमारी मदद क्यों करेगा? सलीम के लहजे में अब भी उलझन थी। गद्दार हर कौम में होते हैं, तारिक ने कहा। बाद लोग दौलत के लालच में गद्दारी करते हैं और बाद लोग किसी मजबूरी के तहत। पांडे दौलत के लालच में नहीं, एक मजबूरी के तहत हमारी मदद करेगा और उसकी मजबूरी ये है कि उसकी बीवी और बच्चे श्रीनगर से चंद मील के फासले पर गुलमर्ग में रिहाइश पजीर हैं। पांडे कश्मीरी हिंदू है और गुलमर्ग का रहने वाला है। गुलमर्ग में अगरचे अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन पांडे इस इलाके का सबसे दौलतमंद शख्स है। मुसलमानों का खून चूस चूस कर उसने बेपनाह दौलत जमा कर रखी है। 1 साल पहले वो दिल्ली आया, यहाँ भी इसने अपना कारोबार बना लिया। वो यहाँ आकर कारोबार में इस कदर उलझा कि वापस जाने का मौका ना मिला। इस दौरान वादी के हालात बिगड़ते चले गए। ना वो खुद गुलमर्ग जा सका और ना अपने बीवी बच्चों को यहाँ बुला सका। चंद माह पहले हमारी तंजीम ने पांडे से रब्ता कायम किया और उससे ये मुआहदा किया, अगर वो दिल्ली में वक्तन फ़वक्तन हमारे आदमियों की मदद करता रहे तो गुलमर्ग में उसके बीवी बच्चों की हिफाजत की जाएगी और उन्हें कोई गजान नहीं पहुँचने दिया जाएगा। बसूरत दीगर उसके कुंबे के अफराद को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। 2 माह पहले पांडे की बीवी बच्चों को गुलमर्ग से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया और पांडे को इसकी इतला दे दी गई। इस वक्त गालिबन इस मिशन की तैयारियां की जा रही थीं। पांडे के बीवी बच्चों को गुलमर्ग से कहीं और जगह मुंतकिली का मकसद पांडे पर दबाव बढ़ाना था ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर सके। लेकिन कार में इस तरफ आते हुए तो तुमने कहा था तुम्हारा कोई दोस्त है जिसके यहाँ जाना चाहते हो, सलीम ने उसके खामोश होने पर कहा। उस वक्त हमारे साथ बमला थी। बमला इंटेलिजेंस की ऑफिसर है और इसकी मौजूदगी में पांडे का नाम नहीं लिया जा सकता था, तारिक ने जवाब दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आधी रात को पांडे का मकान कैसे तलाश करोगे? सलीम ने कहा। परसों टेलीफोन पर बात करते हुए मैंने उसको मकान का पता अच्छी तरह याद कर लिया था। उसने जो निशानी बताई थी इससे मकान तलाश करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वो मकान इसी सड़क पर है, तारिक ने जवाब दिया। और ये बातें करते हुए अचानक वो उछल पड़ा। फ़ज़ा में अचानक ही सायरन की आवाज़ गूंज उठी थी। सामने तकरीबन 200 गज दूर एक छोटा सा चौराहा था और वहाँ इसी तरह की रोशनी नज़र आ रही थी जैसे दाएं तरफ से कोई गाड़ी आ रही हो। सायरन की आवाज़ भी उसी तरफ से आ रही थी। शायद हमारी तलाश शुरू हो चुकी है, तारिक कहते हुए मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। उसी लम्हे पीछे से भी सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो दोनों छुपने की जगह तलाश करने लगे। बंगलों के सामने छोटे छोटे लॉन थे जिनके आगे बाड़ लगी हुई थी। तारिक और सलीम दाएं तरफ वाले बंगले की तरफ दौड़े और जैसे ही उन्होंने बाड़ के पीछे छलांग लगाई, सामने वाले चौराहे से किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां हर तरफ घूमती हुई नजर आईं। इसके साथ ही सायरन की आवाज़ तेज़ होती गई। वो पुलिस की गाड़ी थी जो तेज़ी से उसी तरफ आ रही थी।
ठीक उसी लम्हे पुलिस की एक और गाड़ी सायरन बजाती हुई उसी सड़क पर मुड़ी और फिर दोनों गाड़ियां इस बाड़ के करीब आकर रुक गईं, जिसके पीछे ये दोनों छुपे हुए थे। ये बाड़ तकरीबन 2 फुट ऊंची थी और बहुत चुदरी थी। अगर इस तरफ रोशनी डाली जाती तो इन्हें आसानी से देखा जा सकता था। वो बाड़ के साथ घास पर लेटे थे। उनके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ गई थी।